नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे वंश की जिसने दक्षिण भारत के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, हम चल रहे हैं संगम वंश की दुनिया में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं। आखिर एक मजबूत, टिकाऊ साम्राज्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जंग जीतने और जमीन कब्जा करने से बन जाता है, या इसके पीछे कुछ और भी होता है? देखिए, 14वीं सदी के भारत में ना, ये कोई किताबी सवाल नहीं था। ये तो सीधे सीधे वजूद की लड़ाई थी। और इसी उथल पुथल के बीच से निकलकर आया संगम वंश, जिसने इस सवाल का एक ऐसा जबरदस्त जवाब दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो सवाल उठता है कि इस वंश की शुरुआत हुई क्यों? क्या था इनका मकसद? क्या संकल्प था? चलिए, सबसे पहले इसी को समझते हैं। संगम वंश ये विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था और इनका मिशन, इनका मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्हें एक ऐसा मजबूत साम्राज्य खड़ा करना था जो दक्षिण भारत की अपनी पहचान को, उसकी संस्कृति को बचा सके। तो इनका मकसद एकदम साफ था। देखिए, एक तरफ तो बहमनी सल्तनत जैसी ताकतों से टक्कर लेनी थी और दूसरी तरफ हिंदू धर्म और संस्कृति की हिफाजत करनी थी। और हाँ, ये सिर्फ बचाने की बात नहीं थी, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की भी थी। मतलब नए मंदिर बनाना, कला को बढ़ावा देना, ये सब कुछ इनके बड़े प्लान का हिस्सा था। और इस पूरे मिशन के पीछे थे दो भाई, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, और उनके गुरु विद्यारण्य, जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। ठीक है, तो नींव तो पड़ गई, पर इस नींव पर वो शानदार इमारत किसने बनाई? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस साम्राज्य को शक्ल दी? चलिए, अब मिलते हैं इस वंश के असली मास्टर बिल्डर्स से। देखिए, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला। यहां देखिए, हरिहर प्रथम से शुरू होकर देवराय द्वितीय तक हर शासक ने आकर इस बुनियाद पर एक और ईंट रखी, उसे और ऊंचा और मजबूत बनाया। तो शुरुआत की हरिहर प्रथम ने। इन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि उस जमीन को संभालने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार किया जिस पर आने वाले समय में एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो सका। उनके बाद आए उनके भाई बुक्का राय प्रथम, और इनका फोकस बिल्कुल साफ था, विस्तार। इन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया और दक्षिण में मदुराई सल्तनत का खेल खत्म करके एक बहुत बड़े खतरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता, है ना? उसे चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। हरिहर द्वितीय इस बात को बखूबी समझते थे। उन्होंने अरब व्यापारियों के साथ ट्रेड को इतना बढ़ाया कि राज्य का खजाना लबालब भर गया। और अब आती है एक कमाल की स्ट्रैटेजी। देवराय प्रथम ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने सोचा, क्यों ना दुश्मन के ही हथियार से दुश्मन को मात दी जाए। तो अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने माहिर मुस्लिम तीरंदाजों को अपनी फौज में भर्ती किया। सोचिए, कितना प्रैक्टिकल और हिम्मत भरा फैसला था ये। और फिर आता है संगम वंश का सुनहरा दौर, मतलब इसका पीक। ये था देवराय द्वितीय का शासनकाल। इन्हें इस वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। और क्यों ना माना जाए, इनके समय में विजयनगर साम्राज्य हर लिहाज से अपने चरम पर था। पैसा, कला, साहित्य, सब कुछ। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। उस दौर में जो विदेशी यात्री वहां आए, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। फारस से आए अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा, ये शहर ऐसा है कि आंख ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी और कान ने कभी नहीं सुना कि दुनिया में इसके जैसा कुछ और भी है। मतलब ये उस सुनहरे दौर का जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई राजाओं की बात, पर सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य रोजमर्रा के लेवल पर काम कैसे करता था? इसका सिस्टम क्या था? चलिए, अब जरा इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बड़ा ही ऑर्गेनाइज था। देखिए, पूरे साम्राज्य को राज्य में बांटा गया, फिर हर राज्य को राडू यानी आज के जिलों में, और हर नाडू को ग्राम यानी गांवों में। एकदम साफ और असरदार सिस्टम। और इनकी मिलिट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी नायक प्रणाली। अब ये क्या थी? इसमें होता ये था कि मिलिट्री कमांडरों को जमीन दे दी जाती थी और बदले में उन्हें राजा के लिए एक तैयार सेना रखनी पड़ती थी। इससे फायदा, राजा के प्रति वफादारी भी पक्की और राज्य की सुरक्षा भी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी पैसे की। इसके 3 मजबूत पिलर थे। पहला खेती, जिसके लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरें बनाई गईं। दूसरा ट्रेड, जो अरब, फारस मतलब दूर दूर तक फैला था। और तीसरा इनकी अपनी करेंसी, सोने के सिक्के, जिन्हें वराह कहते थे, जो इनकी दौलत का सिंबल थे। अब जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है। संगम वंश का भी हुआ। लेकिन क्या इनका अंत एक नाकामी थी
या फिर इनकी विरासत हमें कोई और ही कहानी सुनाती है? धीरे धीरे वक्त के साथ उस मजबूत नींव में दरारें पड़ने लगें। घर के अंदर ही झगड़े होने लगे, उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुए। कुछ कमजोर शासक आए और जो लोकल सरदार थे वो ज्यादा ताकतवर होने लगे। नतीजा, वंश कमजोर होता गया और आखिरकार 1485 में सत्ता संगम वंश के हाथ से निकलकर सलूब वंश के पास चली गई। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहीं पर है। संगम वंश तो खत्म हो गया, ठीक है, पर जो नींव उन्होंने बनाई थी ना, वो वैसी की वैसी मजबूत खड़ी रही। उन्होंने दक्षिण भारत को जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, जिस कल्चरल और इकोनॉमिक रिवाइवल की शुरुआत की, उसी मजबूत बुनियाद पर तो आगे चलकर कृष्णदेव राय जैसे महान शासकों ने विजयनगर साम्राज्य को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी वंश का खत्म हो जाना वाकई में उसका अंत है? अगर उसकी बनाई हुई सल्तनत, उसका बनाया हुआ साम्राज्य आगे भी सदियों तक फलता फूलता रहे? संगम वंश की ये कहानी हमें शायद विरासत या लेगेसी के असली मतलब के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है।